हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ये इनका क्रम देख लिया था कि किस क्रम में ये भारत में प्रवेश करते हैं। अब हम इनके योगदान, जो कारण है भारत में आने के, और इन्होंने भारत में आने के बाद क्या योगदान दिया भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको किसी भी विषय पर अध्ययन करने के लिए सबसे पहले वो किन कारणों से भारत में आए और उसका क्या कल्चरल योगदान रहा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती ये क्या है कि जो भी हिंदुस्तान में आता है वो हिंदुस्तान का ही बनकर रह जाता है, और वो जैसे दूध में शक्कर की तरह घुल कर रह जाता है, जिसका अस्तित्व उसी दूध में ही सम्मिलित हो जाता है और वो उस दूध को या संस्कृति को एक मिठास से भर देता है। तो जब ये इंडो ग्रीक आए तो अपने साथ अपनी मध्य एशिया या पश्चिम एशिया, यूनानी, मैसेडोनिया या ईरानी, फारसी, ये सभी अपनी सभ्यता, संस्कृति, सिक्के, कल्चर, धर्म, इनको अपने साथ लेके आते हैं और धीरे धीरे ये हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इनके मुख्य रूप से आने का क्या कारण था कि क्योंकि भारत एक ऐसा प्रायद्वीप है जो दक्षिण में चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है और पश्चिम में, पूर्व में बड़े बड़े जंगलों, पहाड़ियों, खाइयों से घिरा हुआ है। इसका जो मुख्य द्वार रह जाता है जहां से भारत में प्रवेश किया जा सकता है वो है उत्तर पश्चिमी भारत या खैबर का दर्रा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जहां से सिकंदर आया था। तो सभी आक्रमण जो हुए वो इसी मार्ग से हुए, क्योंकि भारत का यही एक ऐसा द्वार था। जब तक भारत की गद्दी पर या भारत में एक सेंट्रलाइज या शक्तिशाली शासक का शासन रहा, उसने इन जो विदेशी आक्रांताएं हैं इनको रोक कर रखा और भारत में प्रवेश नहीं होने दिया। तो जब ये आए तो उस समय भारत में सेंट्रलाइज किंगशिप का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। छोटे छोटे राजा, सामंतवाद, क्षेत्रपति, प्रांतपति वो थे, उन्होंने आसानी से उन्हें हराया और भारत में शासन अपना स्टार्ट कर दिया। मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में, उत्तर पश्चिम एशिया में सीथियंस बैक्टीरिया के साम्राज्य को लगातार धकेलते जा रहे थे भारत में, और वो भारत में आने पर मजबूर हो गए। तो जब ये आए तो ये जो ग्रीक थे, इनका जो सबसे अमूल्य योगदान था वो था इनका ग्रीक आर्किटेक्चर, इनकी कला, गांधार कला जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं वो, और इनके सिक्के। जैसे इनके सिक्कों पर एक तरफ इनके देवता ज़्यूस का चित्र बना रहता है और दूसरे तरफ इनके शासक का चिन्ह बना रहता है। कई ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें उनकी डेट मेंशन हुई है, जैसे 198 बीसी में कौन शासक रहा है। तो ये जो सिक्के होते हैं ये इतिहास की गणना और उसका पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये अपने साथ अपनी नई कला संस्कृति को लेके आए, अपने नए धर्म को लेके आए, अपने नए विचारों को लेके आए। इनके विचारों, इनके धर्म की और सभ्यता की जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हिंदू धर्म ने स्वीकार करी। ये इनका इम्पोर्टेंस था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जब भारत में आए तो ये क्षत्रियों के रूप में आए, तो इन्होंने भी यहाँ वर्ण सिस्टम को बना कर रखा, यहाँ पर हिंसक घटनाएं दी और मंदिरों को तोड़ा। हिंदू धर्म को शुरू में इन्होंने ज़्यादा स्वीकार नहीं किया, अपनी ही सभ्यता संस्कृति को पहले मान्यता प्रदान करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हिंदू सभ्यता को स्वीकार करते रहे। जैसे जैसे आप कुछ शासकों के नाम पढ़ेंगे, उन्होंने हिंदू धर्म देवी देवताओं की भी उपाधियां धारण करी, जैसे कुछ लोगों ने वसुदेव की उपाधि धारण करी। तो इनका जो सबसे मुख्य योगदान था वो था इनकी कैवलरी। जैसे हिंदू जो राजा थे वो ज़्यादातर रथों पर या हाथियों पर सवार होकर युद्ध करना पसंद करते थे। उन्होंने क्या किया कि कैवलरी और भी ज़्यादा एडवांस कर दी, घोड़े पर बैठकर वो युद्ध करते थे। घोड़े पर बैठ के युद्ध करेंगे तो उनकी गति बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आप मानिए कि आप डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हैं, तो और अगर आपका राजा ही सबको दिख जाएगा हाथी पे बैठे हुए, तो उसको मार गिराना बहुत आसान होगा। और जब राजा घोड़े पर सवार होगा, सैनिकों से घिरा होगा,
तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी तीरंदाजों के लिए कि राजा कौन है। तो इनका जो कैवलरी सिस्टम था वो बहुत ही मजबूत था। जैसे घोड़े पे चढ़ते समय एक रकाब होती है, एक पैडल होता है जिसपे पैर रख के वो चढ़ते हैं। वो इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि सेना मजबूत हो गई, क्योंकि घोड़े पर बैठेंगे स्टेबिलिटी आ जाएगी। उनका बख्तरबंद पूरा ढका रहता था सोल्जर, तो उससे क्या होता था, तीरों से वो बचा रहता था। उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, पावर बढ़ गई, सेना मजबूत हो गई। तो अब इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, इन्होंने नए नए नंबर सिस्टम या अंक गणित हो गया और दिशा सूचक यंत्र हो गए, अपने साथ ये नई नई तकनीकी लेके आए थे भारत में। कृषि में कैसे ये योगदान दे सकते हैं, पशुओं का चारा या पशुपालन, तो इस तरह से इन्होंने अपना योगदान हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दिया, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ट्रेड एंड रिलेशन कैसे बढ़े, क्योंकि ये हिंदुस्तान के जिस एरिया पर शासन कर रहे थे, ये इनका जो मुख्य शासन का एरिया था, ये उत्तर पश्चिम भारत था, सेंट्रल एशिया। और आप सभी जानते हैं ये जो है ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ के रास्ते में पड़ता है, क्योंकि तक्षशिला से होते हुए जो सिल्क रूट जाता था वो मेन इसी से जाता था। तो इन जो भी सिल्क जाता था विदेशों में, वो इस रूट से होके जाता था, तो इनको टैक्स मिलता था, उस टैक्स का उपयोग ये करते थे। तो सिल्क रूट डेवलप करने में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। इनका सबसे जो प्रसिद्ध राजा मिलिंद था, वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। नागसेन से उसने अपनी प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वापस बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और इनका सबसे मुख्य योगदान क्या था कि जो हिंदुस्तान का स्वर्ण युग माना जाता है, जो गुप्त साम्राज्य, जो प्रारंभिक गुप्त योद्धा थे, वो इन्हीं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जो शासक हैं, कनिष्क हो गया, कुषाण हो गए और पर्थियन शक, इनके प्रांतपतीय शासकों के सामंत थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े साम्राज्य पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जहां पर भी क्षेत्र को जीता, वहीं के राजा को उसका क्षेत्रपति या सामंत बना दिया। बोला तुम केवल टैक्स देते रहो और हमारी अधीनता स्वीकार करे रहो। तो जब इनके शासक कमजोर हुए तो इन्हीं गुप्ताओं ने, सामंतों ने उनको हटाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और उनकी कैवलरी के बारे में जानते थे, उनके ट्रेड के बारे में जानते थे, उनके एग्रीकल्चर पैटर्न के बारे में जानते थे, टेक्नोलॉजी से परिचित थे, कॉइन्स जो सोना चांदी है उससे परिचित थे। कुषाणों ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के लॉन्च किए थे। तो कुषाणों के बाद कौन आते हैं? कुषाणों के बाद गुप्ता आते हैं। गुप्ताओं ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि एक के बाद एक योग्य उत्तराधिकारी मिलते रहे। अब इसको अंधकार का युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं कि उस समय कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था, तो उसके बारे में हमें कम पता चलता है। अब हम इस अंधकार के युग की जो मान्यता है इसको खंडित कैसे करेंगे? क्यों? अब जैसे मान लीजिए कि उस पीरियड में कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, तो क्या वहां पर कल्चर का विकास नहीं हुआ, सभ्यता का विकास नहीं हुआ, संस्कृति का विकास नहीं हुआ, लिटरेचर का विकास नहीं हुआ? लिटरेचर हमारे पास है। मिलिंद पन्नू और नागसेन, उनका लिखा हुआ मिलिंद पन्नू जो किताब है मिलिंद की या मिलिंडर की, वो, और जो विदेशी यात्री आए हैं, मेगस्थनीज, उसके बाद जो अलग अलग प्लूटार्क, प्लिनी, इन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में अपने उत्तर पश्चिम भारत और भारत की जो सभ्यता, संस्कृति है, शासन व्यवस्था है, उसके बारे में लिखा है। तो ये एक स्रोत हो जाता है। दूसरा, अगर ये अंधकार का युग है तो
हमारे पास उस समय के सबसे ज़्यादा और सिक्के सोने के प्रचलित थे वो हमारे पास है, क्योंकि सिक्के अपने आप में बोलते हैं, अपने आप में उस साम्राज्य उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसा कि बोलते हैं पंचभाग सिक्के, जब भी सिक्कों में सोने और चांदी की मात्रा ज़्यादा होगी वो अपने आप बताते हैं कि राजा के पास सोना भरपूर है। जैसे जैसे सिक्कों में सोने की मात्रा घटती जाएगी, तांबे या दूसरी धातुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी, ये बताता है कि राजा कमजोर है, उसके पास सोने की कमी है। तो सोने की कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरी धातुओं का प्रयोग कर रहा है। ट्रेड एंड रिलेशन, सिल्क रूट सबसे ज्यादा विकसित था इसी समय में, कनिष्क के समय में, गुप्ताओं के समय में। तो ये भी एक विकास है। आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, जैसे गांधार कला, मथुरा कला का विकास हुआ। गौतम बुद्ध की मूर्ति जो मिली है मथुरा में वो, और अफगानिस्तान में जो मूर्ति थी गौतम बुद्ध की, क्या नाम है, रिक्लाइन बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा। और एक जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उनका क्या नाम था, चलिए नाम आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट में कमेंट करके, वो जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था। ये सारी जो चीजें हैं ये सारी भी उस समय को बताती है। जरूरी नहीं है कि किसी ने लिख दिया कोई बड़ा साम्राज्य है, क्योंकि शासकों के जो लेखक कविताकार होते थे वो हमेशा शासकों की ही प्रशंसा करते थे। कोई शिलालेख अगर हमें उस समय का नहीं मिला है तो ये भी अपने आप में एक साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं, ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। इसीलिए हम जो ये अंधकार का युग है इसको इन आधारों पर खंडित कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।